हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। 12वां चैप्टर चालू कर रखा था, कुछ प्राकृतिक संसाधन, और लगभग हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर है। दो चैप्टर और बाकी है, एक तो जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन, और एक है कि जो जल संग्रहण है यानी कि जो बारिश का जल है, जो वर्षा जल है, उनको कहाँ संग्रहित किया जाता है, किन चीजों में संग्रहित किया जाता है। और फाइनली जो लास्ट टॉपिक है वो है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए जन भागीदारी क्या क्या है, लोगों ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या किया, कौन कौन से आंदोलन किए, ठीक है, कौन कौन सी लड़ाइयों में वो शामिल हुए। तो कुल मिलाकर ऐसे 2-4 टॉपिक हैं, तो क्लियर करने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो ये टॉपिक पूरा होगा नहीं, जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके बाद वाला, तो उसमें आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है जल संरक्षण। कौन सा टॉपिक है? जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। इससे पहले हमने पढ़ा वन संरक्षण, मतलब सीधे सीधे मैं कहूं कि पेड़ों को बचाना था, वनों को बचाना था, जंगलों को बचाना था। इसके बाद में सेकंड जो कंजर्वेशन मेथड था वो था वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों का संरक्षण। दैट इज द फाइनली टॉपिक ऑफ आवर दीज लेक्चर, यानी कि इस क्लास की अगर मैं बात करूं उसके अंदर हमारा टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन, और सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि पानी को कैसे बचाया जाए, पानी को कैसे संरक्षित किया जाए। तो देखो, सबसे पहले तो इसका मतलब समझाता हूं मैं, वही हमें पढ़ना है। देखो, सबसे पहले जल संरक्षण का अर्थ, ठीक है, जल संरक्षण का उद्देश्य। तीसरा पॉइंट, जल को संरक्षित करने के उपाय। जैसे ही हम ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे, हम किसके अंदर चले जाएंगे कि जल को संग्रहित कैसे किया जाता है, संरक्षित नहीं, संग्रहित, इकट्ठा किस किस में किया जाता है, कैसे बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है, उसको इकट्ठा किया जा सकता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वाटर कंजर्वेशन का मीन्स, मतलब अर्थ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जल को बचाकर रखना, जल को बचाकर रखना। कहने का मतलब यह है कि देखो, जल को संरक्षित करके रखना, हमें जल को इसलिए संरक्षित करना है कि ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी क्या मिल सके, जल। क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक ही लाइन कि जल ही जीवन है। जल एक बहुमूल्य संपदा है, जल एक राष्ट्रीय संपदा है। जीवन अगर अनमोल है तो उस अनमोल जीवन को बिताने के लिए क्या चीज जरूरी है? जल, यानी कि जल ही जीवन है। What is our life? हमारी लाइफ वो जल है, तो इस जल को बचा कर रखना है। अब जल, कोई सोचे सर जल कैसे बर्बाद होगा, कि अगर हम जितना पानी बिगाड़ते हैं वो सब वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, फिर वो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, तो पानी की तो कमी हो ही नहीं सकती। ये थॉट आपका बिल्कुल सही है कि पानी, ये वाटर साइकिल चलती रहती है, पानी वेस्ट नहीं हो सकता। जितना पानी आप वेस्ट कर रहे हो, जितना पानी आप बर्बाद कर रहे हो, वो पानी एज ए वाटर साइकिल वापस रिपीट होता है, वापस नीचे आ जाता है, लेकिन वो पानी फिर पीने लायक नहीं होता है, वो लवणीय वाटर हो जाता है, वो अलवणीय पानी नहीं होता। देखो कैसे, मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या है? अर्थ है। अब इस पृथ्वी के ऊपर 70% भाग पर, यानी कि अगर हम बात करें ना स्थलमंडल की, हम कौन से प्लेनेट की बात कर रहे हैं? पृथ्वी की, क्योंकि उसी पर ही पानी है। और अगर हम बात करें अर्थ पर, तो देखो ये इसका 50% भाग, 50-50। अब इसको 4 पार्ट में बांट दिया, 25-25-25, यानी कि 75%। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लेके जाऊं, ऐसे, तो ये हो गया 70% भाग, ये हो गया 70% पार्ट। ये लो, ये एरिया कितने प्रतिशत है? 70%। ये एरिया कितना प्रतिशत है? 30%। तो इस 70% भाग पर तो क्या है? जल है। इस 70% भाग पर तो क्या है? जल है। और जो 30% पार्ट है उस पर है, यानी कि हम बात कर सकते हैं मिट्टी है या मृदा है। ये तो 70% भाग पर तो जल है और 30% भाग पर मिट्टी है, यानी कि स्थल मंडल है, ठीक है, मिट्टी है, मृदा है। तो आप सोचो कि सर पानी तो 70% है, फिर भी पानी की कमी क्यों है, फिर भी पानी को कंजर्व करने की नीड क्यों है, क्यों जरूरत है इस चीज को अप्लाई करने की? वो इसलिए, नोटिस करना कि जो जल है ना, जल, कौन सा जल? ये 70% पार्ट, ये जल 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है लवणीय जल, और जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? अलवणीय जल।
एक तो लवणीय जल है और दूसरा कौन सा है, अलवणीय। तो लवणीय जल का क्या मतलब है, लवणीय जल का मतलब है खारा पानी, खारा पानी। और खारे पानी से मतलब है इसके अंदर लवण घुला हुआ है, नमक घुला हुआ है, इसके अंदर विषैले सोल्ट है, इसके अंदर पॉइजनस सोल्ट है, जहरीले लवण है जिसको हम पी नहीं सकते। अगर पी लिया तो फिर कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे बैठेंगे हम। अलवणीय जल का मतलब है इसमें नमक की मात्रा या लवण की मात्रा नहीं होती और ये पानी कैसा होता है, मीठा। तो अगर यहाँ पर बात की जाए ना कि जल 70% है, तो जल को तो दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक लवणीय जल है और एक कौन सा है, अलवणीय जल। तो लवणीय जो जल है, जो सोल्टी वाटर है, ठीक है, जो मैरीन वाटर है, सोल्टी वाटर है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। 70% में से इसकी मात्रा है यानी कि 97.5 97.5% है लवणीय जल और अलवणीय जल की मात्रा है ओनली 2.5%, ओनली 2.5%। अब देख लो, जो 70% वाटर है, जो 70% पानी है, उस 70% पानी के अंदर 97.5% तो लवणीय जल है जिसको हम पी नहीं सकते, जो व्यर्थ है, जिसके अंदर लवण भरे पड़े हैं, खारा पानी है, किसी भी काम से किसी भी तरीके से वो पीने योग्य वाटर या पीने योग्य जल नहीं है। जो पीने योग्य जो पानी है उसकी मात्रा है 2.5%, 2.5%, ठीक है। तो ये है पीने लायक, ये तो इसकी मात्रा तो बहुत कम है। इसका देखो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो कि आप सोच रहे होंगे सर ये 97.5 है, ये 2.5 है, तो इसका मैं आपको ऐसे अंदाजा बताऊं कि पीना, जो पीने लायक पानी है वो कितना बचा हुआ है। जैसे एक बड़ा टब आता है ना, बड़ा टब आप जानते हो, आप सबके घर पर टब है, तो जो बड़े वाला टब है वो पूरा टब आप मान सकते हो लवणीय जल। कौन सा जल, लवणीय जल। और उस पूरे टब में से अगर आप एक डिस्पोजल कप आता है ना, एक चाय पीने वाला छोटा सा डिस्पोजल कप, वो छोटा सा डिस्पोजल कप निकाल लो, सिर्फ इतना सा अलवणीय जल है। पूरे टब को क्या मानना है, लवणीय जल, जो पीने लायक नहीं है। उसके अंदर से एक चाय वाला डिस्पोजल कप आप निकाल लो, साइड में रख लो, इतना सा पीने योग्य पानी बचा हुआ है, बस। तो सोचो इतने बड़े टब में, इतने अथाह महासागर के अंदर पीने लायक पानी कितना सा है, जो कप आता है चाय पीने का, जो डिस्पोजल का कप आता है, उतना सा पीने योग्य पानी है। तो उस बताओ, सोचो इतना सा पानी बचा हुआ है, तब वो डिस्पोजल कप जितना सा पानी है ना, उसको बचा के रखना है। उसको क्या करना है, बचा कर रखना है। तभी तो ये बात कही गई है कि जल को संरक्षित किया जाए, या जल को बचा कर रखना ही जल संरक्षण कहलाता है। समझ गए। अब जल संरक्षण को क्यों बचाना है, उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मैंने समझा दिया कि अगर बात करें 70% जल में, 70% के अंदर 70% जल के अंदर 97.5% तो लवणीय जल है और 2.5% अलवणीय। जो पीने लायक जो जल है ना, वो ओनली ऑन 2.5% कंसंट्रेशन के अंदर अवेलेबल है। इसीलिए वाटर को कंजर्व करना बेहद जरूरी है। तो इसका मतलब और ये इसका उद्देश्य। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जल को संरक्षित कैसे किया जाए, जल संरक्षण का उपाय क्या है। तो हम यहां पढ़ते हैं जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के उपाय देखो, जल को संरक्षित करने के क्या उपाय है, 7-8 उपाय है। तो एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट, और आपको जो पॉइंट डालना है ना वो सीक्वेंस के साथ डालना है, कि ये आपको ध्यान रखना होगा कि स्टार्टिंग कैसे हो, फिर कौन सा पॉइंट आए, फिर कौन सा पॉइंट, फिर और लास्ट में कौन सा पॉइंट लिखना है। ऐसा नहीं कि लास्ट वाले पॉइंट को पहले लिखे और पहले वाले पॉइंट को लास्ट में, ऐसा नहीं, एज ए सीक्वेंस आपको मूव करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, जल को राष्ट्रीय संपदा घोषित किया जाए। एक बार लिख देता हूं फिर समझाता हूं। जल को राष्ट्रीय संपदा घोषित किया जाए, आप भी नोटिस करते रहना। पॉइंट नंबर 2, वर्षा जल संग्रहण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। समुचित व्यवस्था, वर्षा जल संग्रहण की समुचित व्यवस्था। पॉइंट नंबर 3 ये है कि भूम जल का
अति दोहन, भूमि जल का अति दोहन एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, घरेलू स्तर पर एज ए डोमेस्टिक लेवल, घरेलू स्तर पर जल की बर्बादी कम होनी चाहिए। घरेलू स्तर पर जल की बर्बादी कम होनी चाहिए। फिफ्थ, जल को राष्ट्र संपदा घोषित किया जाए, वर्षा जल संग्रहण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, भूमि जल का अतिदोहन नहीं होना चाहिए, घरेलू स्तर पर जल की बर्बादी कम होनी चाहिए। बाढ़ जैसी समस्याओं के लिए, बाढ़ जैसी समस्याओं के लिए नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना अपनानी चाहिए। नंबर 6, जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। 7, प्रदूषित जल का पुनःचक्रण होना चाहिए, पुनःचक्रण होना चाहिए। 8, सिंचाई के लिए फव्वारा एवं टपकन विधि अपनानी चाहिए। ये लो, ये जल संरक्षण के उपाय है, और जल संरक्षण के कितने उपाय है? 8 उपाय। कितने उपाय है? 8 उपाय। तो देखना, समझना, इनको 1 by 1 याद भी हो जाएगा। एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर देता हूं पहले। जल को राष्ट्रीय संपदा घोषित किया जाना चाहिए, वर्षा जल संग्रहण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, भूमि जल का अति दोहन नहीं होना चाहिए, घरेलू स्तर पर जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए, बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नदी घाटी परियोजना यानी कि नदी जोड़ो परियोजना अपनानी चाहिए, जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, और यदि जल प्रदूषित भी हो जाता है तो प्रदूषित जल का पुनःचक्रण होना चाहिए। और फाइनली जो लास्ट पॉइंट है, एज ए इरिगेशन, अगर सिंचाई के रूप में अगर हम जल को कंजर्व करना चाहते हैं तो सिंचाई के लिए फव्वारा एवं टपकन विधि यानी कि ड्रिप सिस्टम का प्रयोग होना चाहिए। तो इन सभी तरीकों को अगर हम अपनाते हैं, इन सभी उपायों को अगर हम रीड करते हैं, ये सारे उपाय हम अपनाने की कोशिश करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो हम वाटर को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, जल को संरक्षित किया जा सकता है। देखो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है जल को राष्ट्रीय संपदा। राष्ट्रीय संपदा का मतलब होता है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है सबसे बड़ी संपदा। हम मतलब एक नेशनल लेवल की संपदा, इसको घोषित किया जाना चाहिए कि जल बहुमूल्य है। मतलब संपदा का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, हमारे जीवन में काम आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और उसको हमारे स्तर पर ही नहीं, नेशनल लेवल के ऊपर जल को क्या बनाना चाहिए? राष्ट्रीय संपदा। मतलब जल को बिगाड़ोगे तो फिर अगर आप गलत तरीके से जल को बिगाड़ते हो तो उससे आने वाली भावी पीढ़ियों को नुकसान होगा, और अगर फिर भी आप इन चीजों का पालन नहीं करते हैं तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज के लिए एक्शन भी लिया जाना चाहिए। तो जल को राष्ट्रीय संपदा घोषित किया जाना चाहिए, मतलब जल ही जीवन है, जल बहुमूल्य है, इस चीज को हमें मानना चाहिए। और बिल्कुल है, देखो पानी के बिना कुछ भी नहीं है, हमारी बॉडी पानी के बिना बिल्कुल नहीं चल सकती। अगर मैं एक लंबी बात करूं ना, कि हम बिना खाए पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? हम बिना खाए पिए मात्र 11 दिन तक जीवित रह सकते हैं, और जीवित होने का मतलब है 11 दिन तक आपकी बॉडी ऑर्गन्स काम कर सकते हैं, उसके बाद खत्म है। पानी पिए बिना तो आप 3 दिन ही रह सकते हो, 3 दिन के बाद बेहोश हो जाओगे। तो हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम चलते हैं ना, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ठीक है,
मांसपेशियों का संकुचन, शिथिलन, हृदय का, ये जितनी भी क्रियाएं होती है इनको उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर उपापचयी क्रियाओं के लिए कच्ची सामग्री क्या होती है? इन उपापचयी क्रियाओं को पूरा करने के लिए मेन जिसका मेन पार्ट है, जो मेन भागीदारी निभाता है, जिसका अहम रोल है, दैट इज द वाटर। वो क्या चीज है? पानी है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए जल को एक नेशनल लेवल की प्रॉपर्टी अनाउंस करनी चाहिए। वर्षा जल संग्रहण की समुचित व्यवस्था, वर्षा जल संग्रहण की समुचित, यानी कि जो बारिश का पानी आता ना, तो देखो बारिश, जैसे बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, तो बारिश का पानी कहाँ जाता है? छोटे नाले में, छोटे नाले से बड़े नाले में, और बड़े नाले का पानी सीधा जाता है समुद्रों के अंदर। तो बारिश का जितना भी पानी आ रहा ना, सब समुद्रों में मिल रहा जाके, और समुद्रों के अंदर मिलकर वो पानी कैसा बन जाता है? लवणीय। वो इस कैटेगरी में आ जाता है, ना कि इस कैटेगरी में। तो क्यों ना बारिश को पानी को इधर जाने ही नहीं दे, बारिश के पानी को समुद्र में जाने ही ना दे, और बारिश के पानी को हम इकट्ठा कर ले। तो हमें इकट्ठा कैसे करें? बर्तन लेकर तो खड़े हो नहीं सकते, तो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए हमें तालाब बनानी चाहिए, खड़ीन बनानी चाहिए, झील बनानी चाहिए, टोबा बनाना चाहिए, नाडी बनाना चाहिए। इन सब चीजों की क्या होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, भौम जल का अति दोहन नहीं होना चाहिए। भौम जल का मतलब होता है भूमि का जल। भौम जल का मतलब भूमि का जल, जो नीचे से पानी आता है ना, जिसको हम ट्यूबवेल या बोरिंग से नीचे निकालते हैं या कुएं से निकालते हैं। तो भौम जल का जो भौम जल है, भौम जल मतलब भूमि का जल। और भौम जल कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? भौम जल अलवणीय जल की कैटेगरी में आ रहा है। कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है? अलवणीय। तो भौम जल की मात्रा तो कम है, 2.5% है। इसका अति दोहन, अति दोहन का मतलब है इसका ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप भौम जल निकाल रहे हो, ठीक है, आपको खेत में पानी देना है, जबकि खेत को पानी की जरूरत ही नहीं है, खेत को पानी की जरूरत नहीं है, फिर भी हम उसको पानी दे रहे हैं, क्योंकि पानी तो नीचे से आएगा ना ट्यूबवेल से, वो आप खेत में डालोगे तो उस पानी का मतलब ही नहीं है, वो वेस्ट हो रहा है, वो मिट्टी में वापस सोख रहा है, वो खत्म हो रहा है, या वाष्प बन के उड़ जाएगा, समुद्र में जाके मिल जाएगा। तो जब जरूरत पड़े, हाँ, कि बहुत ज्यादा नीड है, तब ही भौम जल का उपयोग किया जाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि भौम जल है अलवणीय जल, और अलवणीय जल की मात्रा बेहद कम है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, घरेलू स्तर पर जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। घरेलू स्तर की बात करें ना, हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं और सारे काम पानी से पूरे होते हैं। बर्तन धोने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, खाना बनाने के लिए पानी, ठीक है, घर को साफ करने के लिए पानी, फर्नीचर को साफ करने के लिए पानी, ठीक है, मिट्टी पर छिड़कने के लिए पानी, जानवरों को नहलाने के लिए पानी, जानवरों को पिलाने के लिए पानी, या सबसे बड़ी बात करो गाड़ियों को धोने के लिए पानी। तो हम घर पे गाड़ी धोते हैं, साइकिल धोते हैं, बाइक धोते हैं, उसके अंदर कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। कपड़े धोते हैं, कितना अमोनिया जल वेस्ट हो जाता है, ठीक है, नहाते हैं, कितना पानी वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, जानवरों को पिलाते हैं, उसके अलावा भी उनको नहलाकर इधर उधर पानी गिराकर हम कितना पानी वेस्ट करते हैं, बर्तन धोने में कितना पानी वेस्ट हो जाता है। तो वो पानी लवणीय नहीं है, वो पानी अलवणीय। तो भौम जल, अगर घरेलू स्तर पर बात करें तो वो भौम जल ही है, तो उस भौम जल का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। अगर मान लो आप कपड़े धो रहे हो, तो कपड़ों का जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी से आपकी गाड़ियां धो लो, वाहन धो लो, घर का फर्श धो लो, घर साफ कर लो, बर्तन साफ कर लो, उसी पानी को रिपीट करो। ऐसा नहीं कि गाड़ियां धोने के लिए साफ पानी, नहाने के लिए अलग से पानी, कपड़े धोने वाला पानी अलग, ठीक है, तो उस पानी का पुनर्चक्रण कर सकते हो आप। आपका नहाया हुआ पानी, कपड़े धोया हुआ पानी, वो हम पी नहीं सकते, उसे बर्तन नहीं धो सकते, लेकिन उसको पेड़ों में तो डाल सकते हैं ना। उस पानी से गाड़ियां धोई जा सकती है, वाहन धोए जा सकते हैं, घर का फर्श धोया जा सकता है, ठीक है, या घर के बाहर आंगन में उस पानी का छिड़काव किया जा सकता है, ताकि अन्य भौम जल या सुरक्षित या साफ पानी का बचाव किया जा सके। नेक्स्ट, बाढ़ जैसी समस्याओं के लिए नदी घाटी परियोजना। एक तो होती है नदी घाटी परियोजना, एक है नदी जोड़ो परियोजना। देखो नदियों में बाढ़ आती है, और नदियों में बाढ़ क्यों आती है? चारों तरफ का पानी आके नदी में मिलता है, और उस पानी के साथ आती है बहुत सारी मिट्टी, और जो मिट्टी है, ठीक है, वो मिट्टी नदी की तलहटी में जमती जाती है, जिससे नदियों का पानी आ जाता है ऊपर पानी, नदियों का पानी इधर उधर जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो क्यों ना उस नदी को दूसरी नदी के साथ जोड़ दिया जाए। तो जो नदी का पानी इधर उधर जाएगा ना, क्यों ना उस नदी को ऐसे इस तरीके से दूसरी नदी से जोड़ दे, ताकि जैसे ही नदियों में पानी का उफान उठे, वो पानी इधर उधर ना जाकर उस दूसरी नदी में चला जाए, तो बाढ़ जैसी समस्या ही पैदा ना होगी। लेकिन ये एक अरेंजमेंट का तरीका है, ये एक बैठकर सोचने का विषय है, ठीक है। तो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट,
जल को प्रदूषित होने से बचाए, जितना हो सके आसपास के पानी को गंदा होने से बचाए, और अगर आसपास का पानी गंदा भी होता है तो उसके लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पानी को प्रदूषित नहीं करें। पानी कई तरीके से प्रदूषित होते हैं, हम कचरा पानी में डाल देते हैं, ठीक है, आसपास का गंदा पानी शुद्ध जल में जाके मिल जाता है, पानी गंदा हो जाता है। तो इन तरीकों के लिए हम इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए हम कोई ना कोई तरीका अपनाएं। जल को हमेशा प्रदूषित होने से बचाया जाना चाहिए। अगर सोचो जल मान लो प्रदूषित भी हो जाता है, किसी कारणवश अगर पानी गंदा भी हो जाता है, जल प्रदूषित भी हो जाता है, तो उस प्रदूषित जल को पुनः चक्रित करने की पुनः चक्रित करने का निवारण आना चाहिए। अगर पानी गंदा हो गया, पानी में किसी विशेष प्रकार की गंदगी है, किसी विशेष प्रकार के जीवाणु वायरस अंदर उसके अंदर मिक्स है, तो उस पानी को शुद्ध किया जाना चाहिए, उस पानी को शुद्ध किया जाना चाहिए। और पानी को शुद्ध कैसे करते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जल का पुनर्चक्रण कैसे करते हैं, कि अगर गंदा जल है तो उसको पहले ढलान वाली टंकी में डालते हैं, ढलान वाली टंकी में जैसे पानी आएगा तो उसकी ठोस अशुद्धियां उस ढलान वाली जो टंकी है उसकी तलहटी में जम जाएगी, उसके बोतल में जम जाएगी, तो ऊपर से पानी को निकाल दो, ठोस अशुद्धियां कहाँ पर जमी हुई है, उस ढलान वाली टंकी की तल पर या उसके बॉटम पर, तो पानी निकल जाएगा। फिर पानी को छानो, छोटे छोटे कंकड़ में से पानी जाएगा, बजरी में से पानी जाएगा, और लास्ट में पानी का किया जाता है क्लोरीकरण, क्लोरिनाइजेशन, यानी कि उसके अंदर क्लोरीन डालकर जल को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो पानी अगर गंदा भी हो जाता है, पानी अगर प्रदूषित भी हो जाता है, तो प्रदूषित जल को शुद्ध करने का या प्रदूषित जल को शुद्ध तरीके से निवारण करने का उपाय हमें आना चाहिए। लास्ट है सिंचाई के लिए फव्वारा एवं टपकन विधि का प्रयोग होना चाहिए। देखो अब ये इस पॉइंट पे मैंने बात की थी ना, भूम जल का अति दोहन, तो भूम जल का सबसे ज्यादा दोहन होता है सिंचाई में। लोग क्या करते हैं, जो भी फसल खेत के अंदर जो भी फसल बो रखी है, ठीक है, या खेत के अंदर जो भी सब्जी साग लगा रखी है उसके अंदर डायरेक्टली पानी डालते हैं। तो सोचो कितना पानी खेत में जा रहा है, तो इतना पानी पौधे थोड़ी लेंगे, थोड़ा बहुत पानी लेंगे, बाकी सारा पानी वास बनकर उठ जाएगा, ठीक है, या मिट्टी के अंदर जाकर समा जाएगा, तो वो नीचे तो पहुंचेगा नहीं। तो क्यों ना सिंचाई के लिए हम वो वाला सिस्टम ना अपनाकर, डायरेक्टली खेत के अंदर पानी ना छोड़कर, डायरेक्टली फसलों और सब्जियों को पानी ना देकर हम सिंचाई के दूसरे तरीके अपनाएं। दूसरा कौन सा, एक तो फव्वारा विधि आपने देखा होगा, 8th क्लास का पहला ही चैप्टर था, फसल प्रबंधन एवं फसल सुरक्षा, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर। फव्वारा सिस्टम जानते हैं ना, फव्वारा चलाते हैं और उसमें पानी का छिड़काव होता है ऊपर, तो उसमें पानी की बर्बादी नहीं होती। दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ मेथड है, जिन स्थानों पर पानी की कमी होती है वहां पर टपकन विधि या ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद की सिंचाई, ऐसे बूंदे निकलते रहते ना, और बूंदों से कितना पानी बच जाता है। तो ये सब है जल को संरक्षित करने के उपाय। कितने उपाय है, 8 पॉइंट, ठीक है। तो ये जल संरक्षण वाला टॉपिक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। सबसे पहले जल संरक्षित करने का उद्देश्य, जल को संरक्षित किए जाने का अर्थ, क्योंकि जल को बचाना यही अर्थ है। उद्देश्य क्या है, हम क्यों पानी को क्यों बचाना है, क्योंकि लवणीय जल की मात्रा ज्यादा है, अलवणीय जल की मात्रा क्या है, कम है। और हम कौन सा काम में लेते हैं, अलवणीय लेते हैं। ये पानी तो हमें हमारे बिल्कुल भी काम में नहीं आता है, ठीक है। अर्थ समझ में आया, उद्देश्य समझ में आया। अब देखो जल संरक्षण के उपाय, जल को कैसे संरक्षित किया जाए, तो वो ये तरीके हैं। इन तरीकों को अपनाकर हम हमारी राष्ट्रीय संपदा की मात्रा को बचाकर रख सकते हैं। अब देखो, अब जो हमारा टॉपिक है ना, यहां से टॉपिक उठाएंगे हम, वर्षा जल संग्रहण की समुचित व्यवस्था, कि कैसे बारिश के पानी को संग्रहित किया जा सकता है, ये भी देख लेते हैं। वर्षा जल संग्रहण, देखो ये सारी बातें हो चुकी है कि बारिश के जल को संग्रहण क्यों करना है, या जो बारिश होती है उस पानी को इकट्ठा क्यों करना है। कि इतना पानी बारिश के रूप में नीचे आता है, सारा पानी समुद्रों में जाके मिल जाता है, समुद्रों में मिलते ही पानी क्या हो जाएगा, लवणीय, सोल्टी वाटर हो जाएगा, तो पानी किसी काम का ही नहीं है। वही पानी ऊपर जा रहा है, वही नीचे आ रहा है, समुद्रों में मिल रहा है,
ठीक है, लवणीय जल की मात्रा बढ़ती जा रही है, अलवणीय जल की मात्रा घटती जा रही है। तो क्यों ना उस बारिश के पानी को समुद्रों में ना भेजकर हम अपने तरीके से इकट्ठा करें, हम अपने तरीके से उसका स्टोरेज करें, ठीक है, हम अपने तरीके से उनको उसकी मात्रा को एक जगह बना ले, या उस पानी को लवणीय जल में जाने की बजाय किस में कन्वर्ट कर दे, अलवणीय जल में। तो देखो कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं वर्षा जल को संग्रहित करने का, ठीक है। अब हमें कैसे इकट्ठा करना है, तो इसके लिए हमें 5 तरीके पढ़ना है। मतलब हम 5 जल के स्रोत बनाकर, हम 5 ऐसे बात करूं मैं, 5 ऐसी जगह को चुन ले जहां से वर्षा जल को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जा सकता है। जिसके अंदर नंबर 1 है, नंबर 1 पर है खड़ीन, नंबर 2 तालाब, नंबर 3 झील, नंबर 4 बावड़ी, और नंबर 5 टोबा। तो देखो ये 5 वो जगह है, ये 5 वो जलाशय हैं। जलाशय का मतलब समझते हो, जहां पर जल को इकट्ठा किया जाता है। देखो कई स्थानों पर बावड़ी बनाकर, बावड़ी कैसे बनाई जाती है, ढलान वाली जगह पर बावड़ी बनाई जाती है, वहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है, तालाब में पानी इकट्ठा होता है, झील में पानी इकट्ठा होता है। बावड़ी बनाकर हम पानी को रोक सकते हैं, टोबा बनाकर हम पानी को रोक सकते हैं। तो 5 तरीके से वर्षा जल को क्या किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है। तो ये टॉपिक हम अभी कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इन सबको डिटेल से समझाना है। और ध्यान रखना, ये वाला टॉपिक आपके एसएसटी के अंदर भी है, ऐसे कैसे एसएसटी के अंदर उतारा गया है, तो इसको मैं समझा दूंगा पूरा। खड़ीन कैसे बनती है, कहाँ बनाई जाती है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। तो अभी तो नहीं हो पाएगा, ये चीज हम पढ़ेंगे। ये मैंने इसलिए डाला था कि आपके माइंड में रहे कि कैसे बारिश के जल को इकट्ठा किया जा सकता है, कि वर्षा का जो जल आता है हम उसको किस तरीके से, किस बेस पर इकट्ठा करें। तो ये है वो तरीके, ये 5 जलाशय बनाकर, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।